नमस्कार विद्यार्थियों। वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत। विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान के भूगोल में जलवायु टॉपिक। इसके ऊपर जलवायु हेडिंग डाल लो। देखो विद्यार्थियों, जो वायुमंडल है ना हमारा, उसमें दो क्रियाएं आपने देखी होगी। एक तो जलवायु और एक मौसम। तो इसमें जलवायु किसे कहते हैं और एक मौसम किसे, ये दोनों देखेंगे। और एक होता है विद्यार्थियों मानसून। क्या होता है? मानसून। एक होती है ऋतुएं। जैसे देखा होगा आपने कि भारत में जो मानसून आता है, सबसे पहले अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है से टकराता है, और अगर मुख्य भूमि में देखें तो केरल तट पे टकराता है। कुछ इमेज होगी मेरे पास, मैं दिखाता हूँ आपको। और भारत की जो स्थिति है, अक्षांशीय जो स्थिति है, ये भी कहीं न कहीं ये जो जलवायु है इसको प्रभावित करती है। ये पूरा ग्लोब पे भी समझने की कोशिश करेंगे इसको हम। और भारत का जो सॉरी राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है, ये है, तो ये भी मायने रखता है। ये भी एक जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक है। ये सारे इमेज, क्योंकि भारत की अगर जलवायु आप पढ़ते हैं तो राजस्थान की जलवायु से होते हैं समझ में। क्योंकि केवल राजस्थान की जलवायु को आप डायरेक्ट एक साथ नहीं पढ़ सकते। जिनको भारत के भूगोल में मैंने पढ़ाया था उनको तो अच्छी तरह कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, लेकिन जिनको नहीं पढ़ाया है वो भी टेंशन मत लेना, मैं ढंग से पढ़ा दूंगा आपको। एक एक पॉइंट डालो, आप लाइन डालो। वायुमंडल में मुख्य रूप से दो घटनाएं घटित होती है। वायुमंडल में मुख्य रूप से दो प्रकार की घटनाएं घटित होती। पहली जलवायु और दूसरा मौसम। देखो विद्यार्थियों, लंबे समय में जो घटनाएं घटित होती है उनको क्या कहते हैं हम? जलवायु कहते हैं। और अल्प काल के लिए जो घटनाएं घटित होती है उसको क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। देखिएगा, सबसे पहले पॉइंट डाल, जलवायु जलवायु के बारे में लिखेंगे। अब किसके बारे में लिखेंगे हम? जलवायु के बारे में लिखेंगे। देखो, वायुमंडल वायुमंडलीय दशाओं का दीर्घकालीन अध्ययन। वायुमंडल में जो दशाएं घटित होती है ना, वायुमंडलीय दशाओं के दीर्घकालीन अध्ययन को ही जलवायु कहते हैं। जलवायु कहते हैं। देख लिया? जलवायु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्लाइमेट। क्या कहते हैं? क्लाइमेट। देखो, जलवायु शब्द ग्रीक भाषा के है, ग्रीक भाषा के क्लाइमा से बना है। ग्रीक भाषा के क्लाइमा से बना है। देख लिया? पूछा जाता है कई बार कि जलवायु कौन सी भाषा के सबसे बना है, तो क्लाइमा से। क्योंकि क्लाइमा से क्लाइमेट बनेगा। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं जलवायु को? क्लाइमेट। देखिएगा, राजस्थान की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय है। कैसी है? उपोष्ण कटिबंधीय है। इंग्लिश में बोलते हैं उपोष्ण कटिबंध को सब ट्रॉपिकल। क्या बोलते हैं? सब ट्रॉपिकल।
राजस्थान वर्तमान में कितने जिले हैं विद्यार्थियों? हैं? 41 जिले हैं। इन 41 जिलों में से केवल एक जिला उष्ण कटिबंध में आता है। किस में आता है? उष्ण कटिबंध में आता है, बांसवाड़ा। बाकी 40 के 40 उपोष्ण कटिबंध में आते हैं। तो मुख्य रूप से राजस्थान में कौन सी जलवायु है? उपोष्ण कटिबंधीय है। देखिएगा, उपोष्ण कटिबंध लिखा है ना आपने, इसमें लिखो 40 जिले आते हैं। इसके अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 40 जिले आते हैं। जबकि बांसवाड़ा जिला उष्ण कटिबंध में आता है। में आता है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु में आता है। अगर राजस्थान में पूछा जाए मुख्य रूप से कौन सी जलवायु पाई जाती है? उपोष्ण कटिबंधीय। कैसी पाई जाती? उपोष्ण कटिबंधीय। लेकिन एक जिला है बांसवाड़ा, उसमें कौन सी जलवायु पाई जाती है आपको? उष्ण कटिबंधीय। कौन सी? उष्ण कटिबंधीय। देख लिया? ये तो होगी बात विद्यार्थियों जलवायु शब्द के बारे में, है ना। अब हम चर्चा करेंगे वायुमंडल में जो अल्पकाल के लिए जो घटनाएं घटित होती है उनको क्या बोलते हैं हम? मौसम। और आपको पता है जो जलवायु है ना, जलवायु में बदलाव होता है लगभग 30 से 40 सालों में एक बार बदलाव होता है। और मौसम में तो आपको पता है हर घंटे, हर दिन, हर सप्ताह, हर महीना क्या होता है? बदलाव होता है। कई बार एक गाना भी तो है ना, मौसम की तरह बदल तो नहीं जाओगे। तो मौसम मतलब बदलता रहता है कहने का। तो जलवायु में एक पॉइंट और डाल सकते हो आप, जलवायु में परिवर्तन 30 से 40 वर्षों में होता है। कितने वर्षों में होता है? 30 से 40 वर्षों में होता है। 30 से 40 वर्षों में होता है। ठीक है, अब लिखो आप मौसम के बारे में। जो वायुमंडलीय दशाएं होती है उनका अगर दीर्घकाल का अध्ययन किया जाता है तो वो तो जलवायु है। और वायुमंडलीय दशाओं का अल्पकाल के लिए जो अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। देखिएगा, वायुमंडलीय दशाओं का अल्पकालीन अध्ययन ही अल्पकालीन अध्ययन ही मौसम कहलाता है। क्या कहलाता है? मौसम कहलाता है। अब मौसम तो बदलता रहता है। देखिएगा, मौसम प्रति मिनट, प्रति घंटा, प्रति सप्ताह और प्रति माह बदलता रहता है। जलवायु नहीं बदलती इतनी जल्दी। जलवायु को बदलने में कितना समय लगता है? लगभग 30 से 40 साल लगती है विद्यार्थियों। अब जहां पर आपने वायुमंडलीय दशाएं लिखी ना, उनको रेखांकित कर लो। वायुमंडलीय दशा क्या है? तापमान। वायुमंडलीय दशाओं से क्या तात्पर्य है? तापमान से, वायु दाब से, आर्द्रता, वायु वेग, पवन होती है ना, पवन, वायु वेग, पवन। एक शब्दावली और आती है विद्यार्थियों, ऋतु। क्या आती है? ऋतु। एक शब्दावली लिखो, ऋतु। देखो मैंने आपको जलवायु के बारे में सामान्य जानकारी दे दी, केवल सामान्य जानकारी दे, जलवायु तो पूरा पढ़ेंगे हम, जलवायु टॉपिक तो पूरा चलेगा अपना। लेकिन उसमें हमने एक छोटी सी शब्दावली ली, सबसे पहले जलवायु, फिर उसके बाद मौसम, और अब ले रहे हैं हम किसके बारे में? ऋतु के बारे में। तो ऋतु के बारे में लिखो, कुछ महीनों, कुछ माह के सम्मिलित रूप को ऋतु कहते हैं। कुछ माह के, कुछ महीनों का जो एक ग्रुप होता है उसको क्या कहते हैं? ऋतु कहते हैं। कुछ महीनों के सम्मिलित रूप को ऋतु कहते हैं। ठीक है?
ये लिख लो। भारतीय मौसम विभाग के द्वारा भारत की जलवायु को 4 ऋतुओं में विभाजित किया गया है। और 4 कौन कौन सी है? शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। भारतीय मौसम विभाग के द्वारा 4 ऋतुओं में विभाजन किया गया है। भारत की लिख लिए 4 ऋतुओं के नाम कौन कौन सी है? शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। कुछ महीनों का ग्रुप है, जैसे कुछ महीने इसमें होते हैं, कुछ महीने इसमें होते हैं, कुछ महीने इसमें, कुछ महीने। लेकिन विद्यार्थियों, परंपरागत तरीके से अगर हम देखें भारतीय परंपरा के अनुसार, तो 6 ऋतुएं बांटी गई है। कितनी? लिखो। भारतीय परंपरा के अनुसार 2-2 महीने के हिसाब से 6 ऋतुएं होती है। कितनी? एक ऋतु में कितने महीनों को शामिल किया? 2 महीनों को शामिल किया, तो 12 महीने होते हैं एक साल में। लिख लिया? अब उसमें इन 6 ऋतुओं के नाम लिख लो आप। पहला कौन सा? बसंत ऋतु। दूसरी कौन सी? ग्रीष्म ऋतु। तीसरी वर्षा ऋतु। चौथी शरद ऋतु। और पांचवी हेमंत ऋतु। और छठी शिशिर ऋतु। ये 6 ऋतुओं के नाम लिख लो आप। कितनी है? 6 ऋतु। और ये हिंदी कैलेंडर के अनुसार चैत्र चैत्र और वैशाख के महीने में आती है। ज्येष्ठ आषाढ़ के महीने में आती है। सावन भादो के महीने में आती है। आश्विन और कार्तिक महीने में शरद ऋतु मानी जाती है। और मार्ग शीर्ष और पौष के महीने में हेमंत ऋतु। और माघ और फाल्गुन कौन सी मानी गई है? शिशिर ऋतु मानी गई। भारतीय परंपरा के अनुसार बता रहा हूँ। लिख लिया यहाँ तक? तो देखो, अभी तक हमने 3 शब्दावलियों को देखा विद्यार्थियों। 3 शब्दावलियों में जलवायु को देख लिया, उसके बाद में हमने मौसम को देखा, और उसके बाद में ऋतु को देखा। तो ऋतु अगर जो भारतीय मौसम विभाग है उसके अनुसार तो 4 भागों में बांट रखी है। कितने भागों में बांट रखी? 4 प्रकार की ऋतुएं होती है। 4, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। लेकिन भारत की परंपरा के अनुसार कितने प्रकार की ऋतुएं बांट रखी है? 6 बांट रखी है। और 6 में जैसे ये 2 महीना इसमें आते हैं, 2 महीना इसमें आएंगे, 2 महीना इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, इस प्रकार 12 महीने हो जाएंगे। और हिंदू माह के अनुसार ये 12 महीने ये हो गए: चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। ये आपको जो हिंदी के जो महीने होते हैं वो मैंने साथ में लिख दिए। और ये ग्रिगोरियन कैलेंडर वाले या अंग्रेजी कैलेंडर वाले जो जनवरी, फरवरी, मार्च वाले होते हैं, वो भी इनके अनुसार मैंने करा रखा है। तो इस चार्ट को भी आप बना लेना है ना, अलग से मेरे PDF ले लेना। ठीक है। अब कुछ शब्दावली, जैसे हमने जलवायु देख लिया, मौसम देख लिया और ऋतु देख लिया। अब हम देखते हैं मानसून। क्या देखते हैं? मानसून। कई बार कहते हैं ना, इस बार मानसून लेट आ रहा है, इस बार जल्दी आ गया। तो एक शब्दावली आती है मानसून। तो आप लिख लीजिए अगली शब्दावली, मानसून। क्या लिखेंगे? मानसून। अब देखो, ये जो ऋतुएं होती है ना, अलग अलग 2-2 महीने के हिसाब से, या फिर पूरी 12 महीने को भी 4 ऋतुओं में बांट रखा है। तो अलग अलग ऋतुओं में हवाओं की जो दिशा है वो अलग अलग रहती है। और जो हवाओं की दिशाओं में जो परिवर्तन होता है ना, उसी को हम मानसून कहते हैं। क्या कहते हैं उसी को? मानसून कहते हैं। तो लिखिएगा, ऋतुओं के अनुसार ऋतुओं के अनुसार पवनों, ऋतुओं के अनुसार पवनों की दिशा में ऋतुओं के अनुसार पवनों की दिशा में होने वाले परिवर्तन को ही मानसून कहते हैं। पूछा जाए मानसून क्या है, तो पवनों की दिशाओं में परिवर्तन होना। इसमें पवनों की दिशाओं में परिवर्तन होना ही क्या है? मानसून है विद्यार्थियों। और
अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग पवनों की दिशाएं होती है, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, मानसून। एक शब्दावली और आती है, तो मानसून जो शब्द है, इसकी उत्पत्ति कौन सी भाषा के या कौन सी भाषा से मानसून शब्द बना है? तो अरबी भाषा से। किससे? देखिएगा, इस मानसून शब्द की उत्पत्ति, इंपॉर्टेंट बात, बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के, अरबी भाषा के मौसिन शब्द से हुई है। किससे हुई है? अरबी भाषा के मौसिन शब्द से हुई। तो अरबी में एक, अरबी भाषा में एक शब्द चलता है विद्यार्थियों, मौसिन। क्या चलता है? मौसिन। और उस मौसिन से क्या बना है? मानसून बना है। और उस मौसिन का, मौसिन तो अरबी भाषा का शब्द है, और इसका अर्थ क्या निकलता है? पवनों की दिशा। मौसिन को रेखांकित कर लो। मौसिन शब्द का शाब्दिक अर्थ पवनों की दिशा होता है। देख लिया? देखो, मानसून शब्द की जो खोज है वो किसने की थी विद्यार्थियों? हिप्पोलस ने। इसकी खोज हिप्पोलस के द्वारा की गई। किसके द्वारा? हिप्पोलस के द्वारा। और हिप्पोलस कौन था? अरब या अरबी नाविक था ये। अरबी नाविक, अरबी नाविक था। अरब का रहने वाला था, और अरब देश का, और अरबी नाविक था। तो मानसून की खोज किसने की थी? हिप्पोलस ने। और हिप्पोलस कौन है? एक नाविक है, और अरबी नाविक है। कैसा नाविक है? अरबी नाविक। और खोज कब की थी इसने? प्रथम सदी में। प्रथम सदी में की थी। तो आपसे पूछा जाए, मानसून शब्द की पहली बार खोज किसने की? हिप्पोलस ने, जो कि कौन है? एक नाविक है, अरब देश का रहने वाला है, जिसको हम अरबी नाविक भी कह सकते हैं। और पहली शताब्दी के आसपास इसने इसकी खोज की थी। और अरब, अरब देश का है, तो अरब देश में जो भाषा बोली जाती है उसको क्या बोलते हैं हम? अरबी भाषा। कौन सी बोलते हैं? अरबी, फारसी, तुर्की, जापानी, ये नाम सुना होगा ना भाषाओं का। तो इस प्रकार अरबी भाषा बोलता था ये। तो अरबी भाषी, अरबी भाषा में एक शब्द बोला गया है जिसका नाम क्या है? मौसिन। और मौसिन से क्या बना है? मानसून बना है। और मानसून का मतलब क्या होता है? ऋतुओं के अनुसार पवनों की दिशा में जो परिवर्तन होता है उसी को ही क्या कहते हैं? मानसून कहते हैं। लिख लिया? नोट डालो। भारतीय मानसून की सर्वप्रथम व्याख्या अल मसूदी ने की। दुनिया के संदर्भ में पहली बार मानसून के बारे में जो शब्द का, इनकी खोज करने का श्रेय तो किसको जाता है? हिप्पोलस को जाता है। लेकिन भारतीय मानसून की जो व्याख्या है वो किसने की विद्यार्थियों? अल मसूदी ने। देखिएगा, भारतीय मानसून की सर्वप्रथम व्याख्या अल मसूदी ने की। और अल मसूदी कौन है? ये भी अरब का एक यात्री है, अरबी यात्री है, अरबी यात्री है। होगा। अब देखिए विद्यार्थियों, कौन कौन सी शब्दावली देख ली आपने? सबसे पहले देखिए आपने जलवायु। कौन सी शब्दावली देखी थी भाई? अपना मेन टॉपिक तो जलवायु है। मेन टॉपिक क्या है? राजस्थान की जलवायु पढ़ रहे हैं हम। लेकिन राजस्थान की जलवायु पढ़ते पढ़ते कुछ भारत के बिंदु भी लिखने पड़ेंगे, कुछ वैश्विक संदर्भ के बिंदु है वो भी लिखने पड़ेंगे। जलवायु लिखा, फिर इसके बाद में मौसम लिखा। तो ये दोनों वायुमंडलीय दशाएं हैं। क्या है ये? वायुमंडल में जो होने वाली दशा है, ये इनके, अगर वो लंबे समय तक उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसको क्या कहते हैं हम? जलवायु। और अगर हर घंटे, हर मिनट, हर दिन, हर सप्ताह, हर महीना अगर कोई परिवर्तन होता है तो उसको क्या बोलते हैं?
मौसम। ये वायुमंडलीय दशा है कौन सा? जैसे ताप हो गया, दाब हो गया, आर्द्रता होगी, पवने होगी, है ना, हवाओं का वेग हो गया। ये सारी वायुमंडलीय दशाएं थी। इनमें अगर लंबे समय तक कोई चेंज नहीं होता तो उसको जलवायु कहते हैं। फिर इसके बाद में हमने देखा ऋतु। क्या देखा? ऋतु देख लिया। और ऋतु का जो भारतीय मौसम विभाग है, आईएमडी, इसके द्वारा 4 भागों में विभाजन किया है। कितने में? 4 में। और वैसे भारतीय परंपरा के अनुसार देखें तो 6 ऋतुएं बताइए। कितनी बताइए? 6 बताइए। और इन ऋतुओं में, इन अलग अलग ऋतुओं में पवनों की दिशाएं अलग अलग होती है, तो उसको कहते हैं मानसून। तो क्या कहते हैं? मानसून कहते हैं विद्यार्थी। अभी तक यहाँ तक पहुंचे हम। अब इसके बीच में एक डिपार्टमेंट का नाम आ गया विद्यार्थियों, आईएमडी का, भारतीय मौसम विभाग का। किसका नाम आ गया? भारतीय मौसम विभाग का आ गया। तो नाम एक नोट डाल के लिख लो आप, भारतीय मौसम विभाग। भारतीय मौसम विभाग। ये बीच में एक टर्म्स आई ना अपने इसमें, इसलिए लिखाना जरूरी के बारे में। भारतीय मौसम विभाग, इसको आईएमडी कहते हैं शॉर्ट में। भारतीय मौसम विभाग को क्या कहते हैं? आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। आईएमडी का फुल फॉर्म क्या है? यह भी पूछा जा सकता है, आईएमडी के अनुसार भारतीय ऋतुओं को कितने भागों में बांटा गया है? कितने भागों में? आईएमडी ने 4। हाँ, आईएमडी का पूरा नाम इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। हिंदी में लिखिएगा। मौसम विभाग की स्थापना 1844 में की गई। आईएमडी की स्थापना कब हुई थी? 1844 में, पुणे में। और पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र। आईएमडी की स्थापना 1844 में पुणे में, महाराष्ट्र में की गई। देखो, इसका नाम बदलकर इसका कैसे लिख सकते हैं? 1875 में इसका नाम चेंज कर दिया विद्यार्थी। देखो, 1875 में इसका नाम बदलकर मौसम सर्वेक्षण अनुसंधान कर दिया गया। मौसम सर्वेक्षण अनुसंधान कर दिया गया। भारतीय मौसम विभाग का नाम क्या चेंज करके क्या रख दिया विद्यार्थियों? मौसम सर्वेक्षण अनुसंधान। कब? 1875 में। और आपसे पूछा जाए इस आईएमडी का वर्तमान में जो हेडक्वार्टर है वो है दिल्ली में। कहां पर है? वर्तमान में मुख्यालय, वर्तमान हेडक्वार्टर नई दिल्ली। देखिए, जैसे आज मैं पुलिस की बात करूं तो पुलिस जो आती है वो गृह मंत्रालय के अधीन आती है। किसके अधीन आती है? और प्रत्येक राज्य में पुलिस होती है, आपको पता है, राजस्थान में है, यूपी में है, एमपी में है। तो पुलिस गृह विभाग का हिस्सा है। किसका है? गृह विभाग का। और गृह विभाग में एक मंत्री होता है, गृह मंत्री कहता है उसको। क्या कहते हैं? गृह मंत्री कहते हैं। इसी प्रकार जो ये मौसम सर्वेक्षण अनुसंधान या फिर आईएमडी या जो मौसम, भारतीय मौसम विभाग जो है, ये भारत का पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय जो है उसके अधीन आता है। ये डिपार्टमेंट किसके अधीन आता है? भारत के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन आता है। लिख लो, यह विभाग भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन आता है। ये कई बार पूछा जाता है कौन सा डिपार्टमेंट किसके अधीन आता है। यह विभाग भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन आता है।
जंतर मंत्र कहाँ है? जयपुर में। तो जंतर मंत्र को भी यूज लेता है विद्यार्थी, ये भारत का मौसम विभाग, जो भारत का मौसम विभाग है, दिल्ली में हेडक्वार्टर है इसका, ये जंतर मंत्र का भी यूज लेता है आज भी। देखिएगा, इस विभाग की एक वेधशाला, इस विभाग की एक वेधशाला जंतर मंत्र जयपुर में भी स्थित है ना? अगर विद्यार्थी आप वर्ल्ड का मैप देखते हैं तो अंटार्कटिका महाद्वीप दिख रहा है क्या आप कहीं पे? ये रहा शायद, है ना? दिख रहा है क्या अंटार्कटिका? ये ना, क्योंकि देखो दोनों ध्रुवों पे बर्फ जमी हुई है, तो ये जो अंटार्कटिका है, भारत तो कहाँ है? यहाँ पे, दिल्ली यहाँ पर ही है ना, तो इसका मेन केंद्र तो कहाँ है? यहाँ पर। लेकिन इसने यहाँ पर भी केंद्र बना रखा है विद्यार्थी, तभी तो मौसम का पता लगाएगा ना भाई, कैसा मौसम होने वाला वगैरह सारे। यहाँ पर भी इसने अपना केंद्र बना रखा है। लिखिएगा, भारतीय मौसम विभाग ने या इस विभाग के द्वारा, इस विभाग के द्वारा अंटार्कटिका महाद्वीप पर भी, अंटार्कटिका महाद्वीप पर भी अपना केंद्र या अपना स्टेशन लिख सकते हो, अपना स्टेशन बना रखा है। लिख लिए? ठीक है, तो कुछ शब्दावली आई थी वो मैंने आपको पढ़ा दिया ना, जैसे जलवायु पढ़ा दिया, मौसम पढ़ा दिया, मानसून पढ़ा दिया, ऋतु पढ़ा दिया, इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी हमने देख ली। साथ ही में जो एक भारतीय मौसम विभाग आया था उसके बारे में मैंने आपको, मेन टॉपिक अपना चल रहा है जलवायु, राजस्थान की जलवायु। तो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक क्या लिखेंगे आप? जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, जलवायु को कौन कौन से कारक है वो प्रभावित करने का काम करते हैं, उन बिंदुओं को देख लेते हैं। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, पहला कारक लिखो विद्यार्थियों, जल व थल की प्रकृति। पहला कारक कौन सा है जो इसको प्रभावित करता है? जल व थल की प्रकृति जलवायु को प्रभावित करती। दूसरा पॉइंट लिखो, समुद्र तट से दूरी, समुद्र तट से दूरी, और इसको हम कहते हैं महाद्वीपीयता। क्या कहते हैं इसको? महाद्वीपीयता। आगे इनको डिटेल से पढ़ेंगे, अभी तो केवल नाम नाम लिखा रहा हूं, मतलब कौन कौन से कारक है जो इसको प्रभावित करते हैं जलवायु को। एक आप कहीं भी जाते हैं, चाहे रेलवे स्टेशन वगैरह जाते हैं, तो वहां पे लिखा हुआ है समुद्र तल से ऊंचाई, लिखा रहता है ना सब जगह, समुद्र तल से ऊंचाई। तो दूसरा तीसरा जो कारण है इसको प्रभावित करने वाला, समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई। देखिए विद्यार्थियों, माना कि ये हमारी पृथ्वी है, ये क्या है? पृथ्वी है। इसको अगर ऐसे देखें हम, तो ये 0 डिग्री देशांतर है। ये क्या ऐसे, सॉरी,
अक्षांश, या आरडी खींचे जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं। तो 0 डिग्री अक्षांश है और इसको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा हम कहते हैं। तो इसके हिसाब से भारत आता है यहाँ पर। भारत कहाँ पर है, या इसको हम दो गोलार्ध में बांट लिया, पूरी पृथ्वी जैसे गोल पृथ्वी हमारी, तो इसको हमने दो भागों में बांट लिया, एक उत्तरी गोलार्ध हो गया और एक दक्षिणी गोलार्ध हो गया विद्यार्थियों। हुआ कि नहीं हुआ? और भारत की स्थिति यहाँ पर है, तो बताओ भारत पृथ्वी के कौन से गोलार्ध में स्थित है, उत्तर में कि दक्षिण में? उत्तरी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और इसी भारत में अगर देखेंगे तो राजस्थान भी इसी में ही आता है, तो राजस्थान भी कौन से गोलार्ध में हुआ? उत्तरी गोलार्ध में हुआ। तो जब भी आप भारत का अक्षांशीय विस्तार लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अक्षांशीय विस्तार लिखेंगे, तो आप हमेशा उसमें उत्तरी अक्षांश लिखते हैं। क्या लिखते हैं? उत्तरी अक्षांश लिखते हैं। और अगर ऐसे देखे विद्यार्थी पृथ्वी को देशांतरों के अनुसार, क्योंकि ये देशांतर है, देशांतर ऐसे चलती है, तो अगर ऐसे देखे, एक मिनट अलग से ले लेता हूं, ऐसे बांटेंगे तो देखो ये तो नॉर्थ हो गया, ये साउथ पोल हो गया, उत्तरी ध्रुव हो गया, दक्षिण ध्रुव हो गया, ये पूर्व हो गया, और ये कौन सा हो गया, पश्चिम। और अगर ऐसे देखें तो उत्तरी गोलार्ध हो गया और नीचे वाला कौन सा हो गया, दक्षिणी गोलार्ध। और इधर देखें तो इधर पूर्वी गोलार्ध। अब भारत आता है विद्यार्थी यहाँ पर, अब ये पूरा भारत है, तो बताओ भारत देशांतरों के अनुसार कौन से गोलार्ध में है, पूर्वी गोलार्ध में। तो जब भी भारत का देशांतरीय विस्तार लिखेंगे आप, तो पूर्वी गोलार्ध लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पूर्वी देशांतर लिखते हैं हमेशा। और अगर अक्षांश लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? उत्तरी अक्षांश लिखते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि भारत की जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है, वो भी भारत की या राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करता है। अगला पॉइंट लिखिए। चौथा पॉइंट लिखो, अक्षांशों की स्थिति। अक्षांशों की स्थिति या फिर देशांतरीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार भी जलवायु को क्या करता है? प्रभावित करता है विद्यार्थी। इसके अलावा आपने भारत का मैप देखा होगा, और भारत का मैप अगर आप देखते हैं, सामान्यतः मैप ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ, हाँ ये ले लेता हूँ, ये अरावली है क्या? अरावली होना चाहिए मेरे साथ, मुझे दिख नहीं रही। तो अगर जैसे अपने यहाँ से कोई मानसून आ रहा है विद्यार्थियों, ये मानसून ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऊपर पूरा हिमालय है, ऊपर क्या है ये? हिमालय। तो इससे टकरा के हवाएं वापस आएगी कि नहीं आएगी? हवाएं माना कि इधर चल रही है, तो काफी ऊंचा हिमालय, काफी ऊंचा है, तो उससे टकरा के वापस आएगी। तो कहने का मतलब ये, जलवायु को जो प्रभावित करता है वो हिमालय की स्थिति। इसकी कितने कारक कारण लिख लिए, कितने कारक लिख लिए आपने? 4। पांचवा लिखो विद्यार्थियों, हिमालय की स्थिति। अगर आज हिमालय नहीं होता ना, तो भारत में जैसी जलवायु देखने को आपको मिलती है, ऐसी जलवायु देखने को नहीं मिलती, ध्यान रखना। कुछ अलग ही जलवायु देखने को मिलती हो सकता है। जैसे हिमालय के उत्तर की तरफ देखोगे आप, तो चाइना आ जाता है, चाइना से थोड़ा सा इधर लेफ्ट की तरफ चलते हैं, अफगानिस्तान से थोड़ा ऊपर की तरफ चलते हैं आप, तो यूरेशिया आ जाता है, रसिया वाला पार्ट आ जाता है, रूस वाला पार्ट आ जाता है। रूस में आपको पता है बर्फ जमी रहती है, बहुत शीत लहर चलती है। तो अगर हिमालय नहीं होता ना, तो उधर की पूरी शीत लहर, ठंडे के मौसम इतनी भयंकर ठंडी हो जाती, बिल्कुल ही बर्फ बर्फ जमा देती पूरे भारत में। तो हिमालय हमारी रक्षा करता है। पांचवा पॉइंट क्या, आगे डिटेल से लिखाऊंगा, जब वो डिटेल करा दूंगा मैं। हिमालय की स्थिति, इसकी, तो हिमालय की जो स्थिति है, ये भी मतलब भारत की जलवायु को प्रभावित करती है, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। तो ये तो सवाल बनेगा, जलवायु को जैसे भारत की या राजस्थान की जलवायु को निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रभावित करता है, कौन सा नहीं करता है। तो ये सारे वन लाइनर लिखा रहा हूँ अभी, तो मैं आपको फिर इनकी डिटेल भी लिखाऊंगा। इसके अलावा क्या भारत की जलवायु को अरावली पर्वतमाला भी प्रभावित करती है? बिल्कुल करती है। तो अगला पॉइंट लिखो, अरावली पर्वतमाला की स्थिति। और यहाँ से सवाल आएगा ही आएगा, आएगा ना? क्यों क्यों आएगा? क्योंकि ये चर्चा में है,
क्योंकि ये चर्चा करंट का तो आता जो आता ही है, लेकिन जो स्टैटिक पॉइंट उठते हैं तो कौन से विषय से, कौन से टॉपिक से ज्यादा सवाल आने की संभावना होती है, क्योंकि वो विषय ज्यादा चर्चा में रह गया, वहां सवाल बनेगा आपकी बार। अरावली पर्वतमाला की स्थिति ये भी प्रभावित करती है विद्यार्थियों। 6 पॉइंट लिख लिया अपन ने, 7वां पॉइंट लिखो। डेजर्ट, थार का मरुस्थल, थार मरुस्थल, थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल भी जलवायु को प्रभावित करता है, क्योंकि जहाँ गर्मी होती है वहाँ दाब कम होता है। देखो विद्यार्थियों, एक बात ध्यान रखना, ये बाद में पढ़ाऊंगा, मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा। जहाँ ताप ज़्यादा होता है, जहाँ ताप ज़्यादा होता है वहाँ दाब कम होता है। देखो, जहाँ ताप ज़्यादा है वहाँ दाब कम होता है, और जहाँ ताप कम है वहाँ दाब अधिक होता है। तो हम ये कह सकते हैं ताप और दाब एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे के उल्टे होते हैं ना। और जो हवाएं होती, हवाएं, हवा क्या लिख दिया, हवा जो होती है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है, यानी कि उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती। क्या चलती? निम्न दाब की ओर चलती है। थोड़ा सा एक उदाहरण बता देता हूं आपको। देखो, भारत में मानसून आने का एक कारण क्या रहता है? ये पूरा पानी, क्या है? पानी। ये भी पानी, इधर पानी। तो यहाँ का जो मौसम है वो ठंडा है, यानी कि यहाँ पर ताप कम है। यहाँ पर ताप कम है तो दाब क्या होगा? अधिक होगा। होगा कि नहीं होगा? मतलब ये पूरा हिंद महासागर है नीचे, क्या पूरा हिंद महासागर है, और ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर हिंद महासागर का ही पार्ट है। और ये राजस्थान है विद्यार्थियों, और राजस्थान में भी ये बड़ा हिस्सा पूरा। तो इस वाले हिस्से में गर्मी पड़ रही है भयंकर वाली। क्या पड़ रही है? गर्मी पड़ रही, बहुत ज्यादा ताप है। तो यहाँ पे ताप अधिक है, यहाँ पे क्या है? ताप अधिक है, तो दाब कैसा होगा? दाब कम होगा। दाब कम होगा। तो बताओ, ये हवाएं यहाँ से इधर आएगी कि नहीं आएगी? बताओ, आएगी ना? तो ये भी एक प्रकार से इधर से जो मानसून आने के पीछे ये भी एक उत्तरदायी होता है। आगे देखेंगे कौन कौन से कारक उत्तरदायी होते हैं भारत में मानसून लाने के लिए, सभी फैक्टर को देखें। तो एक फैक्टर राजस्थान, ये मरुस्थल भी कहीं ना कहीं भारत में इस मानसून को लाने की कोशिश करता है। अब माना कि इधर से हवाएं आ रही है, अब जब यहाँ से टकराती है तो यहाँ से टकराने के बाद में दो भागों में बढ़ जाती है। एक तो बंगाल की खाड़ी की तरफ चल जाती है, एक चल जाती है इधर की तरफ। यहाँ से अरब की सागर की तरफ से आती है, तो आपको पता है यहाँ से जब आएगी तो अरावली पर्वतमाला यूं जा रही है, जा रही ना ऐसे। तो इसके समानांतर होने की वजह से बारिश नहीं कर पाती है। लेकिन इधर की जो शाखा से आ रही है तो यहाँ पर टकराएगी अरावली से, इस क्षेत्र में क्या करेगी वो? बारिश करने का काम करती है। आगे मानसून पढ़ाऊंगा पूरा जब देखेंगे इसको। अभी तो हम कारक पढ़ लेते हैं। तो कितने कारण लिख लिए विद्यार्थियों आपने? कितने कारक लिख लिए? 7। थार के मरुस्थल। एक और लिखो विद्यार्थियों, 8वां, स्थायी पवने, स्थायी पवने। इसके अलावा महासागर में जो पवन चलती है उनको धारा कहते हैं। हम क्या कहते हैं? धारा। उनको महासागरीय धाराएं कहते हैं। तो महासागरीय धारा ये भी मानसून, इसको जलवायु को प्रभावित करती है। इसके अलावा प्राकृतिक वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति लिख लिया। इसके अलावा मृदा की संरचना, इसकी मृदा की संरचना,
समुद्र तल से ऊंचाई लिख ली और धरातलीय स्थिति लिख ली। एक को लिख लो धरातलीय स्थिति। अच्छा, वो जल थल की प्रकृति लिखी थी पहली तो आपने ना। तो ये सारे पॉइंट हो गए, मतलब मेन मेन पॉइंट ये हो गए। इसके अलावा और भी कई सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन मुख्य मुख्य कारण ये। अब हम एक कारण को थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। कौन से वाले को? सबसे पहले जल व थल की प्रकृति। क्या पढ़ रहे हैं हम? जलवायु। और जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ रहे हैं। उस कारकों में एक कारक जो मुख्य मुख्य, सारे नहीं पढ़ाऊंगा मैं, जो मेन मेन मुख्य कारक है उनको डिटेल से लिखा देता हूँ, बाकी तो केवल नाम नाम याद रख लेना। और जो कई कंसेप्ट क्लियर है, जैसे आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में सारी चीज़ें पढ़ते ही हम, वहाँ से वैसे क्लियर हो जाएगा आपका। पहला लिखो जल व थल की प्रकृति। पहला कौन सा विद्यार्थियों? जल व थल की प्रकृति। कौन सा स्टूडेंट है? एक स्टूडेंट हो रहा गया छाप रहा है। जल व थल की प्रकृति। देखो, जल जैसे आपके सामने, मतलब एक ऐसा जलीय क्षेत्र है, एक थल क्षेत्र है, तो दोनों में क्या अंतर होता है? पहले, सबसे पहले ठंडा या गर्म कौन होगा? थल या जल? थल पहले होगा, गर्म, और ठंडा? जल और थल में से पहले ठंडा गर्म कौन होता है? हैं? मतलब एक तो स्थल खंड है, जैसे माना कि सूर्य का प्रकाश बरोबर आ रहा है, एक तरफ जल पड़ा है, जल राशि है, एक तरफ क्या, स्थल खंड है। तो इन दोनों में से अगर आप देखें तो पहले गर्म या ठंडा कौन सा होगा? जैसे गर्म की बात करें तो गर्म कौन सा होगा, जल या थल? थल होगा। माना कि विद्यार्थियों आज सुबह 6 बजे सूर्योदय हुआ। कितने बजे? 6 बजे सूर्योदय। ये थल है, ये क्या है? थल है। और ये क्या है? जल है। तो इनमें से आप बता रहे हो कि गर्म पहले कौन होगा? तो गर्म जल्दी हुआ है ना। और ये गर्म बाद में होगा। अब रात हो जाएगी, मतलब सूर्य अस्त हो जाएगा। सूर्य अस्त हो जाएगा, सूर्य तो गया। तो फिर ठंडा पहले कौन सा होगा, जल या थल? एक मिनट में तो बिठाओ ना। पहले ठंडा कौन सा होगा, जल ठंडा होगा या थल ठंडा होगा पहले? हैं? क्यों? सुबह 6 बजे उदय हुआ। 6 बजे उदय हुआ, ये तो माना कि सुबह 10-11 बजे गर्म हो गया। धरती तो क्या होगी, सुबह 10-11 बजे गर्म होगी, और दिन भर 6 बजे तक ये भी गर्म रहा, और ये भी बाद में तो गर्म होना चालू हो गया है। और ये भी 6 बजे तक खूब गर्म हो गया, पूरा पानी उबलने लग गया, एक प्रकार से ऐसा हो गया। अब बात करें 6 बजे सूर्यास्त हो गया, शाम को जो 6 बजे ना सूर्यास्त अस्त हो गया। अब सूर्यास्त होने के बाद में ठंडा होने की बात आएगी रात भर में। रात भर में क्या होगा, वापस ठंडा होगा। तो ठंडा पहले स्थल होगा या जल होगा? कोई जल कह रहा है, कोई थल कह रहा है, तो लिखिएगा। देखिएगा, जल व थल की प्रकृति अलग अलग होती है। जल व थल की प्रकृति अलग अलग होती है, क्योंकि जल देर से गर्म होता है और देर से ही ठंडा होता है। जबकि थल, या मृदा कह सकते हैं इसको, मिट्टी कह सकते हैं ना। जबकि थल ब्रैकेट में मृदा या मिट्टी जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी होती है। थल क्या होगा, जल्दी गर्म होगा और जल्दी ठंडा होगा।
जैसे माना कि सुबह 10 बजे तक तो पूरी धरती क्या अपनी जो मिट्टी है वो क्या होगी, गर्म होगी, और शाम को जैसे सूर्यास्त हुआ 8-9 बजे तक वापस ठंडी हो जाएगी। लेकिन पानी ऐसा नहीं है, पानी देर से ही तो गर्म हुआ था और देर से ही ठंडा होगा, ध्यान रखना। रात को 1-1 2-2 बजे तक ठंडा होता है वो। अगर थल को दोनों की तुलना करके देखते हैं ना आप, तो देख लिया। देखो, तो फिर ये जो थल और स्थल वाली जो प्रकृति, थल और जल वाली स्थिति है, इसको लेकर पूरे दिन में तापमान में भी अंतर देखा जाएगा। जो स्थल वाला क्षेत्र है वहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, और जो जलीय क्षेत्र है वहाँ पर गर्मी थोड़ी कम पड़ेगी शुरुआत में। ठीक है, तो यानी कि इसको हम कहते हैं दैनिक तापांतरण। दैनिक तापांतरण में क्या पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। दैनिक तापांतरण में अंतर पाया जा रहा है, तो फिर दाब के ऊपर भी प्रभाव पड़ रहा है। दाब पे ऊपर प्रभाव पड़ा है, क्योंकि ताप और दाब एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। क्योंकि अगर ताप बढ़ेगा तो दाब घटेगा, विद्यार्थियों देखिएगा। अतः तापमान में अंतर होने के कारण, अतः तापमान में अंतर होने के कारण वायु दाब में भिन्नता आती है। वायु दाब में क्या आती है, भिन्नता आती है। वायु दाब में भिन्नता आती है। नोट, हवाएं हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। हवाएं हमेशा कैसे चलती, उच्च दाब से, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। देख लिए, हवाएं कैसे चलती, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती। एक नोट और डाल लो, नोट में अगला फैक्ट लिख लो। अ, ताप और दाब एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। एक ऐसा चित्र बनता है ना विद्यार्थियों, 8 उल्टा इधर की तरफ, व्युत्क्रमानुपाती का है नहीं चित्र। ये किसका है बहन जी, साइंस वाले बच्चे कौन है आप में से? हाँ, साइंस के हो आप? हाँ, ये चित्र किसका है, ऐसा यूं 8 आधा बनता है जो व्युत्क्रमानुपाती का, वो कैसा है? फिर आप तो एक काम करना, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती लिख लो आप, तो शब्दावली लिख लो फिर। तो ताप और दाब क्या होते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या है, जहाँ ताप अधिक होगा तो दाब कम होगा, और ताप कम होगा तो वहाँ दाब अधिक होगा। देखो, ताप अगर अधिक है तो वहाँ पे दाब क्या है, कम होगा। और अगर ताप निम्न है, दाब क्या होगा, उच्च होगा बेटे। इससे आप समझ सकते। और हवाएं किधर चलेगी बताओ, उच्च दाब से यूं, यानी कि हम ये कह सकते हैं निम्न ताप से उच्च ताप की ओर, कह सकते हैं ना भाई। हम ये कह रहे हैं कि अधिक दाब से निम्न दाब की ओर चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। लेकिन इसी को हम टेम्परेचर के रूप में देखें तो जहाँ निम्न तापमान होता है उससे लेकर अधिक तापमान की ओर चलती है। जैसे हम सामान्यतः देखें, ये कमरा बिल्कुल ऐसी चल रही, ठंडा है और बाहर गर्म है, तो गर्म हवा इधर आएगी या ठंडी हवा गर्म की तरफ जाएगी? मैंने तो यही कहा मतलब ये जो हवा है इस कमरे की वो बाहर जाएगी, बाहर वाली अंदर नहीं आएगी। या इसका उल्टा होगा, ठंडी हवा किधर जाती, जहाँ
अगर ताप कम है तो दाब ज़्यादा है। तो ये अगर इसका ये ठंडा है तो यहाँ पे दाब ज़्यादा है, और उधर अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो दाब कम है, तो हवा ये वाली उधर चल जाती है। और हम क्या सोचते हैं, गेट बंद करो बाहर की हवा गर्म आ जाएगी, गर्म हवा नहीं जाती, ये बाहर चल जाती है। लिखिए, एक और कौन सा पॉइंट लिखा था आपने? समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई। देखिएगा, अगर आप समुद्र तल से ऊपर जाते हैं, जैसे हाइट पे जाते हैं, तो हाइट पे टेम्परेचर बढ़ता घटता है। ऊपर जैसे आप ऊपर की तरफ जाओ, तो ऊपर जाओगे तो तापमान घटेगा बढ़ेगा? तापमान बढ़ेगा। मैंने तापमान की बोला है। ऊपर जाओगे तो ताप बढ़ेगा घटेगा? मैं तो कहता हूँ आप यहाँ पर है अभी, और यहाँ से ऊपर की तरफ जाओ आप, तो ताप बढ़ेगा घटेगा? है, ताप घटेगा। ताप कम होगा जब तो दाब ज्यादा होगा। वैसे आप सही बोल रहे थे कि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे दाब बढ़ता है, तो इसका मतलब टेम्परेचर घटता है। तो लिखिएगा, समुद्र तल से ऊंचाई की ओर जाने पर तापमान में कमी आती है। समुद्र तल से ऊंचाई की ओर बढ़ने पर या ऊंचाई की ओर जाने पर तापमान में कमी आती है, अर्थात ताप बढ़ता है। देखिएगा नोट, 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री, कितना, 1 डिग्री तापमान में कमी आती है। देखो आप इस जगह पे हैं, यहाँ से अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, किधर जा रहे हो, ऊपर की तरफ जा रहे हो, तो अगर हम तापमान की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, तापमान की बात कर रहे हैं, तो 165 मीटर की हाइट पर आप जैसे जाओगे तो 1 डिग्री क्या हो जाएगा, आपका तापमान कम हो जाएगा। फिर 165 और जाओगे तो ऐसे जैसे जैसे बढ़ते रहोगे वैसे वैसे तापमान घटता जाएगा विद्यार्थी। ओके, अब माना कि आप यहाँ पे खड़े हैं, अब यहाँ पे खड़े होकर आप इधर जाना चाहते हो, नीचे जमीन में, मतलब उसको हम कहते हैं गहराई, क्या बोलते हैं, गहराई। तो गहराई में जाओगे तो बताओ तापमान बढ़ेगा घटेगा? गहराई, जैसे आप कुएं में जाते हो, कभी कुएं में उतरते हो, तो कुएं में उतरते हो तो आपको गर्मी लगती सर्दी लगती, गर्मी लगती, तो ताप बढ़ता है। ऊपर जाते हो तो ताप घटता है, और नीचे जाते हो तो ताप बढ़ता है विद्यार्थी, तापमान बढ़ेगा। देखिएगा, गहराई में जाने पर, गहराई में जाने पर तापमान बढ़ता है। समुद्र तल से 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री, ये सेल्सियस में है ना, 1 डिग्री तापमान बढ़ता है।
देख लिया। अब मुझे बताओ, आप समुद्र तल पर, जैसे आप यहाँ पे खड़े हो, जो भी समुद्र तल है आपका, इस समुद्र तल से अगर आप 1 किलोमीटर ऊपर जाते हो, कितना, 1 किलोमीटर ऊपर जाते हो, तो यहाँ माना कि आपका समुद्र तल पे, जहाँ पे माना कि आप इस जगह पे खड़े हो, और इसको हम जीरो मान रहे हैं, समुद्र तल क्या मान रहे हैं, इसको जीरो मान रहे हैं, ये जो भी यहाँ का समुद्र तल से ऊंचाई है, इसको जो भी मान रहे हो आप, इस पे आपका टेम्परेचर है 10 डिग्री, कितना है, 10 डिग्री है। तो आप ऊपर 1 किलोमीटर तक जाते हो, तो 1 किलोमीटर जब जाओगे तो आपको 1 किलोमीटर दूर कितना टेम्परेचर होगा बताओ, हाइट पे 1 किलोमीटर चले गए आप, तो उस समय कितना टेम्परेचर होगा आपका, है कितना होगा, 4-5 डिग्री, 10 डिग्री पे तो आप खड़े हो आज, है तापमान, कितना बचेगा, मैंने कहा 1 किलोमीटर जाना है आपको, कितना किलोमीटर जाना है पूरा, 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर को हम 1000 मीटर कह सकते हैं, 1000 मीटर जाना है आपको, 1000 मीटर जाने पर कितना टेम्परेचर होगा आपका, ये कितने टेम्परेचर में कमी आएगी, ये बता दो चलो, हाँ कमी आएगी, कितनी कमी आएगी, 4 से 5 नहीं, 6.5 डिग्री तापमान में कमी आएगी, लिख लो, 1000 मीटर या 1 किलोमीटर, 1000 मीटर को क्या कह सकते हैं, 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आती है। लिख लिया विद्यार्थियों, एक पॉइंट और डाल लो, अक्षांशों की स्थिति, अक्षांशों की स्थिति, अक्षांशों की स्थिति, नहीं पूरी पृथ्वी मान लो आप, यहाँ से मान लो, माना कि विद्यार्थियों ये हमारी पृथ्वी है, क्या है ये जो पृथ्वी है ना विद्यार्थी, इसमें ये 0 डिग्री है, ये क्या है, 0 डिग्री है, और इधर की तरफ जो ये रेखा है खींच रहे हैं हम, इनको अक्षांश कहते हैं, क्या कहते हैं इनको, अक्षांश कहते हैं। और ऐसे 0 डिग्री 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 23.5 तक जाते हैं हम, कहाँ तक जाते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में है इसलिए। और इसी प्रकार जैसे इधर की तरफ भी चलेगी, है ना, तो यहाँ 23.5 डिग्री इधर भी आएगा, 23.5 डिग्री इधर भी आता है विद्यार्थियों, तो इसको दक्षिणी अक्षांश कहते हैं, तो क्या कहते हैं, दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। अब भारत की स्थिति यहाँ पर है, तो भारत के लिए जो भी अक्षांश आएगा वो कौन सा आएगा, उत्तरी अक्षांश बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उत्तरी अक्षांश बोलेंगे। और अगर इस इधर देखे ये जो ऐसा जो विभाजन कर रखा है, इसको बोलते हैं देशांतर, क्या बोलते हैं, देशांतर। तो देशांतरों के हिसाब से अगर देशांतर खींचेंगे तो यूं खींचेंगे, है ना, तो इस हिसाब से भारत पूरी गोलार्ध में आता है, किस में आता है, पूरी गोलार्ध में आता है। तो हम देख रहे हैं अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार के कारण भी क्या जलवायु में कोई परिवर्तन होता है, उसको देख रहे हैं।
ये है विद्यार्थियों उत्तरी ध्रुव और ये है दक्षिण ध्रुव। ये देखो ये लिखा हुआ, ये नॉर्थ पोल है, ये क्या है नॉर्थ पोल है, और ये साउथ पोल है। और दोनों ध्रुवों पे आपने देखा होगा सदैव बर्फ जमी रहती है। क्या जमी रहती? बर्फ जमी रहती है। और यहाँ पे गर्मी सब ज्यादा पड़ती है। ये भूमध्य रेखा है। ये क्या है? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या इक्वेटर बोलते हैं इसको। यहाँ से जैसे जैसे इधर बढ़ोगे ना आप, वैसे वैसे तापमान में कमी आएगी। और यहाँ से इधर बढ़ोगे तो तापमान में कमी आएगी। और एक समय इतना तापमान आ जाता है कि यहाँ तो सदैव क्या जमी रहती है? बर्फ जमी हुई रहती है। तो लिखिएगा आप, जैसे माना कि ये एक अक्षांश है विद्यार्थियों, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 हो गया। तो उच्च अक्षांशों की तरफ हम जैसे जैसे जाएंगे तो तापमान में कमी आएगी कि नहीं आएगी? और यहाँ से जाएंगे तो इधर जाएंगे 2 3 4 5 6 ऐसे, तो ऐसे 90 तक जाते हैं। यहाँ पे कहाँ तक जाते हैं? 90 तक। और यहाँ इधर भी 90 तक जाएंगे। तो लिखिए, उच्च अक्षांशों की ओर जाने पर तापमान में कमी आती है। उच्च अक्षांशों की ओर जाने पर तापमान में कमी आती है। अर्थात 0 डिग्री 0 डिग्री भूमध्य रेखा से, 0 डिग्री को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। 0 डिग्री भूमध्य रेखा। देखो ये जो 0 डिग्री खींची ना आपने, ये वाली, इसको आप 0 डिग्री बोलो, चाहे विषुवत रेखा बोलो, चाहे भूमध्य रेखा बोलो, बात एक है। तो 0 डिग्री ब्रैकेट में भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, ध्रुव बोले तो 90 डिग्री उत्तरी और 90 डिग्री दक्षिण, ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान में कमी आती है। तापमान में कमी आती है। तो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाओगे तो तापमान में क्या आएगी? कमी। और ध्रुवों से अगर विषुवत रेखा की तरफ जाओगे तो, इस ध्रुवों से अगर विषुवत रेखा की तरफ जाओगे तो तापमान में वृद्धि होगी। देखिएगा, ध्रुवों से, ध्रुवों की बात दोनों की चल रही है एक साथ है ना, दक्षिण ध्रुव हो चाहे उत्तरी ध्रुव हो। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर तापमान में वृद्धि होती है। तापमान में वृद्धि होती है। अब देखो विद्यार्थियों, ये जो ये उत, ये उत्तरी ध्रुव है और ये क्या है? दक्षिण ध्रुव है। और उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव की ओर मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं हम? देशांतर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? देशांतर कहते हैं। और इसके हिसाब से अगर इसको हम 2 गोलार्धों में बांटे, इधर वाला गोलार्ध कौन सा कहलाएगा? पूर्वी गोलार्ध। कौन सा कहलाएगा? पूर्वी गोलार्ध कहलाता है। और इधर वाला कौन सा कहलाएगा? पश्चिम गोलार्ध कहलाएगा। और इसके हिसाब से 2 भागों में बांटेंगे तो इधर वाला क्या कहलाएगा? दक्षिणी गोलार्ध। और इधर वाला क्या कहलाएगा? नॉर्थ, उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा विद्यार्थियों। और इस इस प्रकार की जो रेखाएं खींची जाती है इनको कहते हैं हम अक्षांश। क्या बोलते हैं? अक्षांश कहते हैं। ये अक्षांश है। तो माना कि इसको 0 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं इसको? 0 डिग्री भूमध्य रेखा मान लेते हैं। और ऊपर की तरफ आप जाओगे तो 23.5 डिग्री, कितना? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कौन सा है? उत्तरी अक्षांश बोलेंगे इसको। इसको हम कहते हैं विद्यार्थियों कर्क रेखा। क्या कहते हैं इसको? कर्क रेखा कहते हैं। और इधर इधर 0 डिग्री से 90 तक, ये 90 डिग्री होता है लास्ट। यहाँ पे 90 डिग्री। ध्रुव पे क्या है? दोनों पे 90 डिग्री, ध्यान रखना। तो अगर यहां से हम देखें विद्यार्थियों, यहां से देखते हैं तो इससे 90 तक जाएंगे तो बीच में 23.5 डिग्री आता है। बीच में क्या आता है? 23.5 डिग्री। लेकिन यह दक्षिणी अक्षांश बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? दक्षिणी अक्षांश। और दक्षिणी अक्षांश को ही हम कहते हैं मकर रेखा। क्या कहते हैं? मकर रेखा।
तो देखो 0 डिग्री रेखा होती है, इसको तो हम विषुवत रेखा कहते हैं या भूमध्य रेखा कहते हैं या 0 डिग्री कहते हैं। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को करक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? करक रेखा। और करक रेखा आपको पता है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन से गुजरती? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और जो दक्षिणी 23.5 डिग्री अक्षांश है, इसको हम मकर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? मकर रेखा। और आपने देखा होगा करक रेखा को एक नदी है जो 2 बार काटती है, और उस नदी का नाम क्या है? माही नदी है। क्या है? माही नदी। कई बार पूछा जाता है कि करक रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है। कई बार ये भी पूछा जाता है कि मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है। लेकिन ये सारी चीजें वैश्विक संदर्भ में है। विश्व का जो भूगोल पढ़ते हैं ना, उसमें पढ़ते हैं, ये बेसिक जानकारी देनी होती है वो दे देते हैं। अब चलो राजस्थान की बात करें हम, तो राजस्थान अक्षांशों के अनुसार तो कौन से गोलार्ध में बताओ? उत्तरी गोलार्ध में। तो जब भी राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार आप लिखेंगे तो उत्तरी अक्षांश लिखेंगे। क्या लिखेंगे? और अगर आप ये वाली देखते हैं, इधर वाली, मतलब ये जो उसको देशांतर बोलते हैं, ऐसी रेखा को क्या बोलते हैं हम? देशांतर। तो देशांतरों के अनुसार किस में जाएगा? पूर्व में। किधर जाएगा? पूर्व में। तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार देखो विद्यार्थियों, यहां से शुरू होता है और यहां तक है। गोरकुंडा गांव है बांसवाड़ा में। कहां पर? गोरकुंडा गांव बांसवाड़ा से स्टार्ट होता है और कोणा गांव श्री गंगानगर जिले तक जाता है। और राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 23.03 मिनट से स्टार्ट हो रहा है और 30 डिग्री 12 मिनट तक जा रहा है विद्यार्थी। तो 23 से लेकर 30 तक, अगर सीधे सीधे एक ही अक्षर देखें हम, तो 23 से लेकर 30 अक्षांशों के बीच में। तो कैसे? जैसे यहाँ तो था 0, यहाँ तो क्या था? 0। तो फिर इसमें 2 3 4 5 कहाँ तक पहुंचेंगे हम? 23 तक पहुंचेंगे। कहाँ तक पहुंचेंगे? 23 तक। तो 23, 03, 04, 05, ठीक है। और 23.5 तक क्या मतलब कहने का मतलब ये करक रेखा यहां से गुजरेगी लगभग लगभग यहां से 23.5 डिग्री, क्योंकि 23 से स्टार्ट हो जाता है ये। तो ये बिंदु तो क्या है? 23.03 है। फिर इसके कुछ बाद में क्या आ जाएगी? करक रेखा आ जाएगी। आपने देखा होगा कि बांसवाड़ा डूंगरपुर का थोड़ा सा पार्ट आता है, वहां से होकर क्या गुजरती है? करक रेखा गुजरती है। ओके। लेकिन यहाँ पे देखो क्या लिख रखा है इसने? 23.03 उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। तो उत्तरी अक्षांश लिखने के पीछे कारण क्या है? कि भारत पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसमें है? उत्तरी गोलार्ध में। तो 23.5 से मतलब सॉरी 23 से लेकर 30 डिग्री तक लिख रखा है इसमें। और ऊपर भी देखो क्या लिखा है? उत्तरी अक्षांश लिखा है। तो बच्चे कई बार क्या करते हैं, यहाँ तो उत्तरी अक्षांश कर देते हैं, क्योंकि अगर ये राजस्थान की स्थिति देखें हम, तो ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। तो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ तो उत्तर मान लेते हैं, लेकिन यहाँ क्या कर देते हैं? दक्षिण कर देते हैं। बल्कि हम अक्षांश पढ़ रहे हैं और अक्षांशों के अनुसार जो भारत है वो भारत विद्यार्थियों उत्तरी गोलार्ध में है। तो चाहे दक्षिण से लेकर उत्तर तक पूरा विस्तार पढ़ेंगे आप, दोनों जगह आपको उत्तरी अक्षांश लिखना है। तो दोनों जगह उत्तरी अक्षांश लिखा रखा कि नहीं लिख रखा है इसने? ओके। अगर इसमें देख, ये तो उत्तरी हो गया, ये दक्षिणी हो गया, ये पूरा पूरी गोलार्ध हो गया विद्यार्थी। हुआ कि नहीं हुआ? और भारत यहाँ, राजस्थान भी इसमें ही। अब राजस्थान पूरी गोलार्ध में है, तो देखो राजस्थान का देशांतरी विस्तार कितना है? 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। देखो यहां पर भी क्या लिख रखा है इसने? पूर्वी देशांतर। और यहां पर भी क्या लिख रखा है? दिशाओं के हिसाब से हम यहाँ क्या कर देते हैं? पश्चिमी देशांतर कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। आपको हमेशा याद रखना चाहिए, भारत हो चाहे राजस्थान हो, अगर अक्षांशीय विस्तार लिखने की बात आए तो उत्तरी अक्षांश लिखना है आपको। क्या लिखना है? उत्तरी अक्षांश। अगर देशांतर लिखने की बात आए तो पूर्वी देशांतर। तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार यह है और देशांतरी विस्तार यह है। देखिएगा, राजस्थान निम्नलिखित अक्षांशों के मध्य है। राजस्थान निम्नलिखित अक्षांशों के मध्य है। ऐसा लिखना, 23.03 डिग्री से 23.03 डिग्री उत्तरी अक्षांश से। क्या लिखना है आपको?
23.03 उत्तरी अक्षांश से 30.12 उत्तरी अक्षांश तक। और आप चाहो तो इसको बना सकते हो, इस मैप को बनाओगे क्या? बना बना लो, इसको भी बना लो, ये ठीक रहेगा। तो बार बार मुझे लिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक काम करो, ऐसा नहीं बने ना आपसे, तो एक तरीका है बनाने का, ऐसे बना लो। तो ये तो हो जाएगा उत्तरी भाग, ये हो जाएगा दक्षिणी, ये पूर्वी, ये पश्चिम है। तो ऊपर में तो क्या आ जाएगा? कोणा गांव आ जाएगा। और इधर क्या? गोरकुंडा गांव आ जाएगा, बांसवाड़ा वाला। और इधर क्या आएगा? सिलाना गांव धौलपुर का आ जाएगा। और इधर कटरा गांव आ जाएगा, जैसलमेर वाला। और यहाँ इनका साथ में ये भी लिख लेना, कितना पूर्वी देशांतरी विस्तार क्या 69 डिग्री से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट तक हो जाएगा। और चाहो तो आप देखो विद्यार्थियों, राजस्थान युद्ध चौड़ा ज्यादा फैला हुआ है। इधर तो है 869, कितना है? 869 बोलते हैं, 69 नहीं कहते हैं, 69। और इधर कैसा है? 826। सब बता दिया क्या? सब बता, एक मिनट रुको। नहीं सही है, ये है 826 है। और 869 ये है। लिख लिया? चार्ट को बना लो। और यही कारण है कि राजस्थान का अधिकांश भाग उपोष्ण कटिबंध में आता है। किस में आता है? उपोष्ण। और थोड़ा बहुत किस में आ जाता है? उष्ण कटिबंध में आता है। लिख लिया? सबने बना लिया ना? अब देखिए, जल थल की स्थिति होगी, समुद्र तट से दूरी, समुद्र तट से दूरी का ध्यान रखना विद्यार्थियों। देखो मैं इसमें समझा देता हूँ, वैसे इसको लिखाने की कोई जरूरत नहीं, मैं सामान्य दूसरे में समझा। माना कि विद्यार्थी ये समुद्री तट है पूरा, ये क्या है? समुद्री तट। तो जो हवाएं आती है, तो हवाएं आती है तो अपने साथ आर्द्रता जो ग्रहण करेगी वही समुद्र से तो ग्रहण करेगी। वो आर्द्रता कहाँ से ग्रहण करेगी? समुद्र से ग्रहण करेगी। अब समुद्र से ग्रहण करेगी, बीच में अगर कोई ऊंची जगह आ गई, कोई पहाड़ी आ गई बड़ी, कोई पर्वतमाला आ गई, तो उससे टकरा कर माना कि देखो इधर से हवा चल रही है, इधर से हवा चल रही है, अब हवा की हाइट यहाँ तक है, तो इस क्षेत्र से टकरा के इस क्षेत्र में क्या कर देगी? वो बारिश कर देगी। लेकिन आगे वाले क्षेत्रों में तो बारिश नहीं कर पाएगी ना विद्यार्थियों। और जिससे कोई हवा काफी दूर से वो लेकर आ रही है, आर्द्रता ग्रहण करके ला रही है, और काफी दूर तक जाएगी, तो वो बीच वाले क्षेत्रों में कई बार बारिश कर देती है, आगे तक पहुंच ही नहीं पाती। और आगे तक हवा तो पहुंच पाती है, लेकिन उसके साथ आर्द्रता नहीं होती। आर्द्रता नहीं होती तो फिर बारिश आगे कैसे करेगी? नहीं कर पाएगी ना। तो कहीं ना कहीं राजस्थान में कम बारिश होने के पीछे कारण ये भी रहता है। देखो मैं आपको इधर से बताता हूँ। माना कि राजस्थान में ये अरावली पर्वतमाला है, यही मान लो आप, तो है ना। तो इधर से एक हवा आती है विद्यार्थियों, ये हवा अरावली से टकराती है और इस क्षेत्र में बारिश कर देती है। और फिर थोड़ी बहुत हवा आगे निकलती बाई चांस, जैसे जितनी आर्द्रता ज्यादा होगी उतनी वो हवा नीचे चलेगी, और जिसमें जितनी आर्द्रता कम होगी वो हवा उतनी ऊपर बढ़ जाएगी, ध्यान रखना।
और जैसे ऊपर बढ़ेगी मतलब माना कि जो अरावली का कोई बीच में गैप आ रहा है उससे निकलेगी, या ज़्यादा हाइट है वहाँ से निकलेगी, तो इन क्षेत्रों में बारिश कम करती है, क्योंकि उसमें आर्द्रता होती नहीं है। कोई हवा आई है और हवा में अगर आर्द्रता नहीं तो बारिश कैसे करेगी, वो नहीं कर पाएगी ना। तो कहीं न कहीं ये समुद्र तट से जो दूरी है ना, हमने कारण लिखा है एक जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक समुद्र तट से दूरी, तो एक ये भी कारक होता है कि इसलिए वो बारिश नहीं कर पाती है। तो इसको लिखाने की तो कोई आवश्यकता नहीं है। एक ये लिख लो आप, अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला का क्या बिंदु लिखा आपने? एक कारक लिखा ना प्रभावित करने वाला, जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक अरावली। हाँ तो लिख लो अरावली पर्वतमाला की स्थिति, अगला कारक लिख लो। अब भारत के लिए तो अच्छी है अरावली, लेकिन राजस्थान के लिए कई बार थोड़ी दिक्कत दे देती है। कैसे? दोनों में एक साथ में लेना पड़ेगा। माना कि विद्यार्थियों मानसून उठा है यहाँ पर, ये पूरा हिंद महासागर है, पूरा क्या है? हिंद महासागर। और हिंद महासागर में यहाँ से टकराने के बाद में दो शाखाओं में बट गया, एक शाखा चल गई इधर और एक शाखा चल गई इधर, और ये शाखा जब आगे जाएगी माना कि इधर होती हुई, और बीच में ये अरावली पर्वतमाला है। ये क्या है? अरावली पर्वतमाला। तो ये हवा क्या करती, इसके साथ साथ में आगे की तरफ चल जाती, और आगे जाके फिर किससे टकराएगी? हिमालय से। हिमालय तो काफी ऊंचा है ना भाई, और हिमालय से टकरा कर वापस इस क्षेत्र में बारिश कर देती, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, वहां बारिश करती। और अगर ये जैसे अपना दक्षिणी राष्ट्र अरावली को भी हमने 3 भागों में बांट रखा है। जैसे ये अरावली है, ये पूरी क्या है? अरावली। तो अरावली को हमने 3 भागों में बांट रखा है। ये दक्षिणी अरावली है, ये मध्य अरावली, ये उत्तरी अरावली। और दक्षिणी अरावली की हाइट ज्यादा है, गुरु सीकर वगैरह है। तो यहाँ माउंट आबू के आसपास तो ये जो शाखा आई ना इधर से, अरब सागर वाली शाखा, इसको क्या बोलते हैं हम? अरब सागर। ये अरब सागर है इधर। तो अरब सागर की शाखा से यहाँ दक्षिणी अरावली में तो बारिश हो जाती है, लेकिन बाकी जो राजस्थान का क्षेत्र है ये पूरा, बाकी क्षेत्रों में बारिश नहीं हो पाती है। इसके अलावा जो इधर से जो बारिश होती है, तो इधर से जो ये बंगाल की खाड़ी की जो शाखा आ रही है, ये बारिश कर देती है। तो लिखो इसमें राजस्थान में, राजस्थान में देखो, पहले इस मैप को देख लो, तो लिखने से पहले ये राजस्थान का नॉर्थ वाला हिस्सा है। कौन सा? ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, और ये पश्चिम। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्टर्न हो गया, और ये वेस्ट हो गया। तो अरावली पर्वतमाला ऐसे, तो हम ये कह सकते हैं दक्षिणी पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर कह सकते हैं। देखिएगा क्या लिखा आपने, राजस्थान में अरावली का विस्तार दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, यानी राजस्थान के मध्य भाग में कर्णवत रूप में फैली हुई है। कैसी? कर्ण होता है ना, कर्ण जानते हो, मैथ में पढ़ा होगा कर्ण आपने। हाँ, तो कर्णवत रूप में फैली हुई है। तो कर्ण का काम कर रही है कि नहीं कर रही है? कर्णवत रूप में फैली हुई है। बाकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे, कोई अर्जेंट कॉल